यही बताना चाहूँगी, जो अग्निपथ अग्निवीर बनाने की जो योजना केंद्र सरकार ने लाई है, मुझे लगता है पहले अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, जगहें कम थी। अभी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा के जो भी 4 साल के बाद जो उनके एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर जो भी आगे बढ़ेगा तो उसे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पर 4 साल के बाद भी जो कोटा इन वीरों का रहेगा वो जहाँ के वहाँ पर भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पहली बात तो ये है, अग्निपथ जिस तरीके से भी ये सरकार ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देश के लिए वीर नए तैयार करने के लिए, सेवा करने के लिए जो योजना लाई है, पहले तो इनका अभिनंदन। हम सभी यंगस्टर्स ने, हम सब ने इस बात को समझना चाहिए। पहले अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती थी कि देश के सेवा करने के लिए हमें उस जगह पे भर्ती में ली जाए, पर आज जो देश में एक चित्र युवाओं के द्वारा हम देख रहे हैं, मुझे पता है युवाओं की कई कुछ चीज़ों की पीड़ा ज़रूर होगी, पर देश का नुकसान करके, देश को पीछे लेके जाके या राज्य का इस तरीके से नुकसान कर कर आज मुझे लगता है 260 बच्चों से भी अधिक युवाओं पे इसके केस दर्ज हुए हैं। उनको आने वाले समय में जिस चीज़ की वो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी अड़चनी ही वो केसेस उनके विरोध में हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों ने, सभी युवाओं ने इस बात के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। संविधान हम लोगों को अधिकार देता है अपनी बात आगे आकर रखने का, पर उसके लिए देश को पीछे लाना या राज्यों का नुकसान करके, देश का नुकसान कर कर हमारी आवाज़ बड़ी नहीं हो सकती है, उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। और कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो इस चीज़ को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं और ऐसे युवाओं के आड़ में वो अपनी राजनीति रोटियां सेकने का पूरा प्रयत्न वो कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो कई हद तक उसे यशस्वी भी वो अपनी रोटियां सेकने में कामयाब हो रहे हैं। पर मैं युवाओं से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, वो चीज़ को समझिए, आपका भविष्य बहुत बड़ा है। मुझे लगता है नई चीज़ें जब आती हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर जी नई चीज़ों को इम्प्लीमेशन करने के लिए और देश के हित में और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे निर्णय ऐसे लेते हैं, जो काम करता है उसी को अड़चनी आती हैं, जो घर बैठता है उन्हें कभी अड़चनी नहीं आती हैं। नई चीज़ें अगर आप लाएंगे नहीं देश में, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो देश आगे नई चेहरा नहीं बना पाएगा। तो उसे सोच में रखकर मुझे लगता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उस राह पे काम कर रहे हैं। आपसे जुड़ा एक प्रसंग है, हनुमान चालीसा प्रकरण के बाद आपने जमानत ली है। आपको इस चीज़ में बता सकती हूँ, एक महिला होने के नाते जो पीड़ा मुझे मेरे राज्य सरकार के द्वारा उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से हनुमान चालीसा पे पढ़ने पे दी गई, देशद्रोह लगाया गया, 14 दिन तक मुझे जेल रखा गया, लॉकअप में रखा गया, और उसमें जो पीड़ा मुझे देने की कोशिश की गई, मैं आपको इतनी बात बता सकती हूँ, हमारा राज्य महाराष्ट्र जो है, एक राष्ट्र है और एक महाराष्ट्र है, उसमें मेरा महाराष्ट्र आता है, और उस जगह पे पहली बार ऐसा संघर्ष एक महिला के साथ में, हनुमान चालीसा के साथ में पढ़ने के नाम पे सिर्फ आह्वान देने पे उन्हें देशद्रोह लगता है। तो मुझे लगता है आदरणीय बाला साहब ठाकरे अगर जीवंत होते तो ऐसी कभी पीड़ा एक महिला पे और विधायक पे ऐसी महाराष्ट्र में कभी नहीं हो सकती थी। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, हनुमान चालीसा और संकट मोचन को हम तभी याद करते हैं जब हमारे पे संकट आता है। ये संकट मोचन, हमें इस संकट से मुक्त किया जाए, वैसा हम प्रार्थना हमेशा करते हैं। और उसी चीज़ पे मैंने महाराष्ट्र में किया कि जो संकट उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से मेरे महाराष्ट्र के किसानों पे, बेरोज़गारों पे और बेघर जो लोग हैं उनके ऊपर आई है, वो संकट जल्द से जल्द दूर हो। अगर हमारे मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा पढ़कर संकट मुक्त करने का कुछ प्रार्थना करते हैं तो हम नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं मातोश्री पे, तो हम उनके घर के बाहर जाके संकट मोचन से आराधना और प्रार्थना करेंगे। ये चीज़ थी उनका, उन्होंने पॉलिटिकल एंगल दिया, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ सैनिकों के। पर मैं राजस्थान की भी जो भी महिलाएं हमारी हैं जो संघर्ष देख रही हैं, युवाओं के बेरोज़गारी का जो मुद्दा प्रश्न आगे आ रहा है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उस बहुत हद तक उस पर काम कर रहे हैं। पर अगर राजस्थान में भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए और नहीं हो रही है, तो यहाँ की भी महिलाओं ने जाके मुख्यमंत्री के निवास के बाहर जाके संकट मोचन को याद ज़रूर करना चाहिए। इतना मैं महिलाओं को ज़रूर मैंने, जहाँ तक मेरी आवाज़ है और जितनी आवाज़ मेरी है, मैं बहुत नई हूँ, अभी 3 ही वर्ष हुए मुझे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के ये पार्लियामेंट में आके। पर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि नुपुर शर्मा के केस में जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया, पहली बार ऐसी कोई पार्टी में हुआ है कि कोई प्रवक्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो देश के हित में
जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी काम कर रही है, वो ये हमेशा हर मोड़ पे ये दिखाई दिया है कि प्राइम मिनिस्टर देश की जनता के साथ है और इस देश में रहने वाला हर नागरिक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कोई भी प्रवक्ता कुछ बोल के ऐसा नहीं जा सकता, उसे दंड ज़रूर मिलेगा। पर मैं इसके साथ एक चीज़ और बताती हूँ कि महिला है, महिला के नाते अगर वो कहती हैं कि कुछ बाय मिस्टेकली अगर मुझसे निकल गया है तो उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी और अपना स्टेप पीछे भी लिया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है ऐसी कोई गुनाह उन्होंने किया नहीं है। ऐसे तो फिर बहुत सारे गुनाहगार हैं हमारे देश में जो फ्री घूम रहे हैं, जिन्होंने हेट्रेट हमारे लोगों में निर्माण की है, उन पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं? सिर्फ महिलाएं करके इतनी दबाव की राजनीति, इतने ऑपोजिशन का काम है। कोई भी गवर्नमेंट में, सरकार में रहने वाला व्यक्ति अगर कुछ बोलता है उसे पकड़ना और उसको क्रिटिसाइज़ करना और उनके लिए कार्रवाई करने की मांग ही हर कोई रखता है ऑपोजिशन के। उनकी लाइन ऑफ पार्टी लाइन जो होती है वो उन पे काम करते हैं। पर बाकी देशवासियों ने इतनी बात समझना बहुत ज़रूरी है, आंदोलनों से हमारा देश पीछे ही जाएगा, आगे जाने की राह आंदोलनों से नहीं निकलती है। उनको पार्टी से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, तो क्या ये निर्णय पार्टी का सही मानते हैं आप? मुझे लगता है देश के हित में जो चीज़ें हैं उसके हित में बीजेपी सरकार और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी हमेशा हर मोड़ पे अपने आगे आकर वो दिखाई दिया है, इसलिए शायद उन्होंने ये निर्णय लिया है। अगर पार्टी से उन्हें नहीं निकाला जाता था तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और किसी की भावना दुखाने की मंशा आज तक 3 वर्षों में और पिछले 5 वर्षों में, 8 वर्षों में हमने प्राइम मिनिस्टर जी को पर्सनली किसी के टारगेट करके कोई काम करते हुए नहीं देखा। तो मुझे लगता है देश के हित में और लोगों के हित में आगे इस पार्टी में आप शामिल होना चाहेंगे जिस तरह से? सर, मैं आज भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी के साथ में हूँ और बिरला साहब जी के साथ में, इसके लिए कोटा तक मैं आज आ गई हूँ। तो जो अच्छा और हित में काम करेगा हम उनके साथ हैं। राजनीतिक रूप से भविष्य में क्या योजना है? सर, राजनीति जब आएगी, जब राजनीति की बात होगी किसी तब दल के करेंगे। माध्यम से सेवा करेंगे आप? सर, मैं तो अभी निर्दलीय हूँ, तो लोगों के हित में मैंने काम करते करते निर्दलीय मोदी जी की सुनामी में भी चुन के आए हैं निर्दलीय। तो मुझे लगता है आगे भी सर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जी काम कर रहे हैं, बिरला साहब काम कर रहे हैं कोटा के हर प्रश्न के लिए, हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है साथ, मतलब इससे ज़्यादा बड़ा साथ क्या होगा? आज कोटा आने का वैसे क्या उद्देश्य है? मुझे लगता है हमारे बिरला साहब के जो भी योजनाएं हैं और जिस तरीके से वो कार्य करते हैं और कुछ पर्सनल भी हमारे अटैचमेंट रहे हैं कोटा से, तो इसलिए वो कार्यक्रम के लिए यहाँ पर तो विधिवत बीजेपी ज्वाइन करने की अभी कोई रणनीति नहीं होगी? सपोर्ट तो आप मेरे ख्याल से बीजेपी वालों से भी ज़्यादा कर रहे हैं, विधिवत ज्वाइन करने के बाद। अच्छा, आपको लगता है मैं बीजेपी वालों से भी ज़्यादा इतना डिपेंड तो बीजेपी वाले नहीं कर रहे? मुझे लगता है मैं बीजेपी को डिफेंड से ज़्यादा जो देश के हित में काम कर रहा है मैं उनको डिफेंड कर रही हूँ। तो मेरी सेवा जो मेरा रूप है वो सिर्फ लोगों के हित के लिए है। तो मुझे लगता है अगर बीजेपी लोगों के हित में और डिफेंड करती है तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। मैम, एक सवाल हो, Yes, sir. राजस्थान महिला अत्याचारों में पूरे देश भर में 1 नंबर पे है, ये बेहद शर्मनाक विषय है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एक महिला सांसद होने के नाते? जब पिछली बार भी राजस्थान में जो एक ऐसी घटना हुई थी तो उस पर जब संसद में आवाज़ उठी थी तो हम सभी महिलाओं ने खड़े होकर उसका निषेध किया था और आगे ऐसी चीज़ें ना हो इस पे हम क्या करना चाहिए तो उस पर भी हमने चर्चा की। और आने वाले पार्लियामेंट सेशन में जब भी इस मुद्दों पे होगा कि ये जो ऐसे चीज़ें हर कोई भी राज्य में होती हैं, किसी भी महिला के साथ, किसी भी युवतियों के साथ ऐसी ना हो, उसके लिए कड़क लॉ एंड कायदा होना बहुत ज़रूरी है।